ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हो इसी का नंगा नाच की 12वीं कड़ी और उसी के अंतर्गत हम चला रहे ठग ओवैसी का पार्ट 2, जिसमें उसने अल्लाह को भी नहीं बख्शा और मोहसिन भाई ने एक नया खुलासा कर दिया कि उसने प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा। उसकी भी डिटेल लेकर हम जल्दी ही आपके सामने आएंगे। इस ओवैसी के न जाने कितने रूप है, न जाने इससे कितनी करतूतें हैं। ये मुंह से जितना बोलता है, जितनी आंख फैलाता है, उससे ज्यादा काले कारनामे इसने करके रखे हैं। और ना केवल इसने बल्कि इसके पहले पीढ़ियों ने भी वही सब कुछ किया है जिसको ये आगे बढ़ा रहा है। और ये सब कुछ कुंडली लेकर बड़े साहस के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहसिन भाई, जो द न्यूज़ के पत्रकार है। उनके सारे खुलासों को देश के किसी मीडिया ने नहीं उठाया, लेकिन सुदर्शन उनको पूरा मौका दे रहा है। शायद उनके मेहनत का अब तक का फल है जो लोगों के सामने जा रहा है, और अल्लाह की जमीन को बचाने के लिए सुदर्शन आगे आया है। हम आपको एक और वीडियो अभी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे दोनों अतिथियों के पास जाने के पहले। जिस हैदराबाद में इसका नाम लेने से लोग डरते थे, सुदर्शन के 12वें एपिसोड तक वहां के लोगों के मन में हिम्मत आई है और अब लोग उसके खिलाफ बोलने लगे हैं, प्रदर्शन करने लगे, पुतला जलाने लगे हैं। जरा आप ये वीडियो देख लीजिए। एमआईएम को बैन करने की मांग लगातार हैदराबाद में तूल पकड़ती जा रही है। इस वक्त मैं चौराहे पे मौजूद हूँ। आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से एमआईएम यानी कि फखरुद्दीन ओवैसी का ये पुतला दहन किया जा रहा है, जो कि हिंदू संगठन के लोग हैं, श्री राम सेना संगठन के लोग हैं। लगातार जो एमआईएम को बैन करने की मांग है वो तेज हो रही है। क्या मांगे हैं आपकी? ये एमआईएम पार्टी यहाँ पर देश में, हमारे देश में रहते हुए देश की हमारे हिंदुत्व में और हमारे भारत देश में हर जात वाला रहता है, उसको विरोध करते हुए हिंदू मुसलमान क्या क्या मांगे हैं आपकी जिस तरीके से एमआईएम का साहब? इस धरती पे ना ईसा जन्मा ना मूसा जन्मा, जन्मा तो राम कृष्णा जन्मा। ये राम भूमि है, राम भूमि के राम जी का अपमान हो रहा। और ये जो तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति की जो सरकार है वो सोई हुई है, केसीआर से मिली भगत है। भाई वो देशभक्त नहीं, देश के गद्दार है, टेररिस्ट मिले सो ऐसे इंसान को बड़ी सभा में फांसी देना चाहिए। बिल्कुल लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कहीं ना कहीं जो ये संगठन है, इनकी मांग है कि एमआईएम को जल्द से जल्द बैन करना चाहिए। कैमरामैन सचिन के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, हैदराबाद। हम आपको दिखाते हैं कि जो हवाई अड्डा बना हुआ, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद में बना हुआ है, उससे जुड़ी हुई ये विशेष पेशकश। पहाड़ी शरीफ बाबा सरफुद्दीन का दरगाह, जी हाँ, ये वही धार्मिक स्थल है जहां पर मुस्लिम समुदाय दर्शन के लिए बड़े पवित्र मन से जाता है और बाबा का दर्शन पाकर धन्य हो जाता है। लेकिन हैदराबाद की सियासत में गहरी पैठ रखने वाला ओवैसी और उसके साथियों ने इस पहाड़ी को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। जहां पर आज राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है, लाखों की तादाद में लोग यहां से गुजरते हैं, लेकिन किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार ये जमीन है किसका। खैर कोई नहीं, सुदर्शन न्यूज आपको बताता है कि असल में क्या है पूरा माजरा। दरअसल जिस जमीन पर हवाई अड्डा आज खड़ा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। 1025 एकड़ की जमीन पर हवाई अड्डा बना हुआ है, जिसे ओवैसी के परिवार वालों ने दान कर दिया। इतना ही नहीं, 2131 एकड़ जमीन जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर रेड्डी और ओवैसी के साथियों ने हड़प रखी है। ये सारी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत द न्यूज मैगजीन को मिली हुई है, जिसे द न्यूज सुदर्शन न्यूज से साझा कर खुलासे में मदद कर रहा है। इस पूरी जमीन की कीमत आज अरबों और खरबों में है, जिस पर ओवैसी भाई कुंडली मार कर बैठे हुए हैं। ये जमीन भी मुस्लिम समुदाय ने वक्फ बोर्ड को दान में दी थी, ताकि गरीब मुस्लिमों का भला हो सके और उनका कल्याण हो सके। लेकिन ओवैसी ने अपनी राजनीतिक धौंस और साथियों की मदद से अपने कब्जे में कर रखा है। सुदर्शन न्यूज के इस खुलासे से तो हैदराबाद की जनता की आंखें पूरी तरह से खुल गई होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये रिपोर्ट है। हम चलते मोहसिन भाई के पास। मोहसिन भाई, इस घटना की, इस पूरे फ्रॉड की आपने कल अपने उल्लेख करके हमको जानकारी दी थी। आज इस पे जरा विस्तार से नजर डालें, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं। सुरेश जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो लोग कल नहीं देखे हैं, मैं आज उनको जो है ये बताना चाहूंगा। ये मैगजीन देखिए, ये जो हमने पब्लिश की है। बस मैं यही बताना चाहूंगा
कि मैं सिर्फ एक ही इस पे बात करूंगा, जो वक्फ बोर्ड का लापरवाही और वक्फ बोर्ड के लोगों की मिली भगत और ये पॉलिटिशियंस जिस तरीके से निगले हैं, राजशेखर रेड्डी और वाईएस जगन मोहन रेड्डी, और ये लोग ये सब बोलते हैं कि हम मुसलमानों के हमदर्द है और हम सेक्युलर लोग हैं। तो ये लोग कितने सेक्युलर है और मुसलमानों के हमदर्द है या दुश्मन है, मैं आपको इस तरीके एक बताना चाहूंगा। इस बात बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये देखिएगा आप, ये है, ये आपको दिख रहा होगा बंदा, ये एक्स आप मोहम्मद मुख्तदा खां, एक्स एमएलए कारवान, इसने जो है मेहदीपट्टनम चौराहे पर ये जो मेराज होटल का, ये देखिए आप, ये दिख रहा होगा आपको, ये जो मेराज होटल, ये इसी ने जो है कब्जा कर रखा है और इसको जो है मार्गेज कर कर उसने 2 करोड़ रुपए का लोन चार मीनार कोऑपरेटिव बैंक से लिया। जब हमें ये नोटिस रोड पे नोटिस जो है पेपर में आई थी कि भाई इसको एक्शन कर दे रहा है चार मीनार कोऑपरेटिव बैंक, तो हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट की थी वक्फ बोर्ड में, और तब जाकर जो है ये चीज बची है। और एक चीज ये देखिएगा आप, ये बाजू में ये आपको ये दिख रही होगी जो बिल्डिंग है, जो लैंडको हिल्स की बिल्डिंगें हैं, हम एक एक लेते मोहसिन भाई, आपके पास तो पूरा खजाना है, लेकिन हम खजाने को धीरे धीरे खोलना चाहते हैं, क्योंकि जरा ओवैसी के समर्थक इसको ध्यान से समझे। आप ये बताइए कि इसका मतलब आपका कहना है कि जो चार मीनार है, उस चार मीनार को ओवैसी के लोगों ने गिरवी रख दिया था? मोहसिन जी, चार मीनार के पास जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं इन्होंने बेच के, आज जितनी भी जो है प्रॉपर्टी जिसकी अटैच प्रॉपर्टी है, ये लोगों, इनके ग्रैंडफादर के दौर में उनके जो एसोसिएट्स थे उन लोगों ने मिलके बेच ली, क्योंकि आम आदमी को, आम मुसलमानों को ये नहीं मालूम था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती और वक्फ क्या होता है। ठीक है, आप राजीव गांधी एयरपोर्ट के बारे में जो बता रहे थे उसको थोड़ा आगे बढ़ाइए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ 2131, जी बता रहा हूं साहब, बिल्कुल 2131 एकड़ 38 गुंटे, 2131.38 गुंटास इन सर्वे नंबर 99/1, सरूनगर मंडल, मामड़ीपल्ली विलेज, सरूनगर मंडल, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। ये गजीट नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टी है, और ये वक्फ प्रॉपर्टी का जिक्र और तस्करा जब निकला 1995 में, जब अमानुल्लाह खां मरहूम जो एमबीटी के सदर रह चुके हैं, उन्होंने असेंबली में क्वेश्चन किया था किसी इशू पे मीर मोमिन साहब की पहाड़ी के ऊपर। तो जब ये नया 94 में एक ही एमएलए आया था एमआईएम की तरफ से, तो ये उस वक्त कुछ जल्दबाजी में इसने क्या किया कि क्वेश्चन कर दिया था। वो LAQ नंबर है 3106 ऑफ 1995। तो वो जो क्वेश्चन के जवाब में दी देन मिनिस्टर बशीरुद्दीन बाबू खान ने जवाब दिया, हाँ ये पहाड़ी शरीफ की जो जमीन है उसको 2304 एकड़ जमीन है, लेकिन सर्वे नंबर 99/1 में जो है 2131 एकड़ 38 गुंटे जमीन है, और यहाँ पर जो है ये वक्फ लैंड है, ये गजीट नोटिफाइड लैंड है। ये पता था इनको, अपोजिशन लीडर वाईएस राजशेखर रेड्डी था जब। ये तो पब्लिक के सामने बाहर बात नहीं आई थी, लेकिन जब हम RTA में एप्लीकेशन लगाना शुरू किए तो लोगों से जब थोड़ा थोड़ा डिटेल में मालूम हुआ, तो ये आकिल साहब बोल के मर गए, वो दारुल उलूम वाले, वो उन्होंने थाली मारी थी। पूरे सो कॉल्ड स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स बन के उनके पास जाके 50 एकड़ जो है 2009 इलेक्शन से पहले जो है 50 एकड़ जमीन जो है राजशेखर रेड्डी मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को दे रहा हूं करके ऐलान किया। तो पूरे मिलकर थाली मार के ये कहा गया था कि मैंने ऐसे चीफ मिनिस्टर को नहीं देखा है। अब वो मर चुके हैं। आप देखिए कि ये सब लोगों को पता था कि ये 2131 एकड़ वक्फ की जायदाद है। और मस्जिद उमर फारूक जब शहीद हुई तो ये आकिल साहब और ये हुसामुद्दीन अंसारी, ये सानी उनका बेटा, या फिर ये जितने इनके साथ रहते हैं, किसी ने आवाज नहीं उठाई जब मस्जिद रनवे नंबर 1 की मस्जिद उमर फारूक शहीद हुई। आप मुसलमानों को ये जानना चाहिए, मस्जिद को अगर हाथ लगाएंगे तो हम खून की नदियां बहा देंगे और हमको ऐसा कुछ करेंगे तो इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाला
फिर क्यों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन खामोश रहे? क्या तुम नहीं थे? असेंबली में आवाज उठाए तो बनाने की बातचीत हुई। मस्जिद को तोड़ने वाले को अल्लाह की तरफ से ऐसे सजा मिली कि वो खुद टुकड़े टुकड़े होकर मर गया। ये इनका भी हाल जो है इसी तरीके से होगा। अल्लाह इंतकाम लेगा, जरूर लेगा इंतकाम। मुसलमानों का जो हक मारे हैं और मस्जिदों का जो सौदा करे हैं, अल्लाह ताला इनसे जरूर इंतकाम लेगा। और मासूम मुसलमानों को अल्लाह ताला जो गुमराही का पर्दा इनके अक्लों पे पड़ा हुआ है, अल्लाह उस पर्दों को हटा दे, वो गुमराही को हटा दे और अपने हक को जानने की कोशिश करे। अब इनका हक क्या है, इनके हुकूक क्या थे वक्फ जायदादों में 60 साल से? इनको आज तक 1 रुपया मिला? किसी को 1 रुपया नहीं मिला। जो भी वक्फ बोर्ड के अंदर एम्प्लॉयज है ये इनके चेले हैं। और आज जितने भी लोग आज चुके अंदर काम कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड वालों के साबिका लोगों के भी बच्चे जो है इन पे काम कर रहे हैं, जिसमें से 70% लोगों का जो है अपॉइंटमेंट खुद इलीगल है। जब मैं अपॉइंटमेंट के जो है इनके पूछ रहा था, जब मुझे जो है क्रिमिनल केसों में फंसाया गया। AK खान के इसके अंदर मुलविस है। मोहम्मद अली शब्बीर, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए मोहम्मद अली शब्बीर दी देन मिनिस्टर जो आज AK खान के समधी क्यों बन के बैठे हुए हैं? समधी बने हुए बैठे हुए हैं। मेरी राउडी शीट ओपन कराने की कोशिश की गई। फरवरी के महीने में मेरा इनकाउंटर कराने की कोशिश की गई, जिसके बारे जब मैंने दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सारी जगह मैंने कंप्लेंट लगवाई कि मेरे को इस तरीके से ये लोग मारना चाह रहे हैं। मैंने ये स्कैंडल इनका एक्सपोज किया है। मैं सारी चीजें जब बताया, मैं इनके हाथ को नहीं लगा तो मेरे माँ, मेरे भाई और मेरे भाई के बच्चों को, मासूम बच्चों को, 4 साल 5 साल के बच्चों को, मेरे छोटे बच्चों को उठाकर ये लोग ले जाकर लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में डिटेन करे, एक गलत केस में जो है। जब मेरी जरूरत नहीं थी इनको, जब उनको से नोटिस देके इनसे पूछा गया आप जवाब दो, तो ये बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इनको डिटेन उटेन नहीं करे। ये गलत बात बोल रहे हैं। ये इनका अजीब और गरीब के जो है तफसील बताते हैं पुलिस। मैंने सीधा सीधा कंप्लेंट लिखा है। मैंने अनुराग शर्मा का नाम लिया है, किरण कुमार रेड्डी का नाम लिया है, जो मंसूबाबंद तरीके से मेरा इनकाउंटर कराने के लिए पूरी मंसूबाबंद तरीके से कोशिश की गई थी। मैं अल्लाह का शुक्र एहसान है मालिक का कि मैं दिल्ली जाकर सारी आप कंप्लेनें देने के बावजूद ये खामोश बैठे हैं। ये मैं डरने और घबराने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो बता रहा हूं। झूठ की मैं बात नहीं करूंगा। जितना डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूं इनको पता है। जब मैं इकट्ठा करने के बाद ये अब नंगे हो जाएंगे, ये अपनी जान अपने गलों में फंदे पड़ने देखना शुरू कर रहे हैं, तो मुझे जो है फंसाने की कोशिश की गई। 2131 एकड़ जब जमीन का इनको ये हुआ, इनका केबल माफिया, मैं हर तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग केबल माफिया चला रहे हैं। ये 4TV इनका माउथ पीस बना हुआ है, जो ब्रॉडकास्टिंग के बिना जो है ये चल रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, ये मस्जिद को नहीं छोड़ते, ये मंदिर को नहीं छोड़ते, ये किसी को भी नहीं छोड़ते। ये इंसान नहीं, ये इंसान की शक्ल में शैतान है। और मैं हिंदू भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि जिस तरह आप किसी गलत आदमी को देखते हैं, वो इनको इस तरीके से देखिए, इनके ऊपर रिएक्ट मत करिए। बस आप अपने विधायक या अपने सांसद के तरीके से इस चीज को उठाइए कि ये लोग करप्ट है। ये संसद में उठेगा या अपने असेंबली में उठेगा, इसके ऊपर अगर CBI इंक्वायरी हो जाएगी, नहीं कोई बात है तो हर आम आदमी, भारतीय नागरिक अपने हाई कोर्ट में जाकर इसका जो है पिटिशन डाल सकता है। ये इतने बड़े ठग है कि ये लोग जिंदगी भर जेल हो जाएंगी। प्रूफ अगर चाहिए तो www.thenews.co इन पर जाकर आप वेबसाइट से जो है ले सकते हैं। हम आपके मैगजीन का मैं मटेरियल जो भी आपके सामने कंटेंट इसमें डाला हूं, मैंने अपनी जिम्मेदारी पे मोहसिन भाई, मैं आपके मैगजीन का ID भी चला रहा हूं, जो वेबसाइट URL है वो भी हम स्क्रीन पे चला रहे, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए हम आपके मैगजीन की ऐड करना चाहेंगे। लोगों को कहेंगे कि thenews.co.in पर आप जाइए, वहाँ पर स्पेशल इशू नाम से एक लाल सिंबल क्लिक करेगा, उस पर जाइए। उस पर ये सब कुछ चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप मोहसिन भाई यहाँ पर तो बता रहे, हम आपको दिखा रहे, हम तो कुछ भी नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि पूरे भ्रष्टाचार का 1% जानकारी उनके पास है, और उस 1% का भी 1% उन्होंने हमको बताया, जो कि हम आपको 2 दिन से बता रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मैंने कल भी कहा कि आंकड़े इतने बड़े हैं कि मेरे मोबाइल में जो कैलकुलेटर है वो भी उस पर काम नहीं कर पा रहा है। इतने बड़े बड़े आंकड़े जिस भ्रष्टाचार में है, उसकी पूरी जानकारी www.thenews.co.in पर है। मैं
टी राजा सिंह के पास जाऊंगा। टी राजा जी, आप क्या इस मुद्दे को असेंबली में उठाएंगे? जी सुरेश जी, इस असेंबली आज से ही शुरू ही है। तकरीबन एक 20 दिन असेंबली चलेगी और इस असेंबली में मैंने 4 क्वेश्चन डाले हैं। और पहला क्वेश्चन मैंने यही द न्यूज की जो मैगजीन है इसको मेरे लेटरहेड पे अटैच करके मैंने स्पीकर को दी है। और अगर ये मुझे अगर मौका मिला तो इनका जो जितने भी जो इन्होंने स्कैम किए हैं वो मैं असेंबली में खोलने का प्रयास करूंगा। लेकिन ये टीआरएस की सरकार है, मेरा क्वेश्चन ये लोग आने ही नहीं देंगे सुरेश जी, क्योंकि आज इनके कंधों पर जाकर बैठे हुए ये पूरे एमआईएम के एमएलए और एमपीआं पूरे इनके कंधों पर जाकर बैठे हुए, और टीआरएस गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, इनको फुल सपोर्ट है। हमें कार्रवाई करना है। और लेकिन आप अपनी आवाज को बुलंद करिए ना, एटलीस्ट आप चिल्लाएंगे, सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, कहीं ना कहीं आएगा। जी जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा सुरेश जी, या हो सके तो इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, इस बार तो मैं असेंबली में उठाकर ही रहूंगा ये इश्यू। और इसके साथ ही साथ मैं राजनाथ सिन्हा जी से भी मिलूंगा और मिलूंगा, क्योंकि अब ये जंग सुदर्शन चैनल ने छेड़ी है और इसका अंत होने तक ना हम और ना ही हमारे कार्यकर्ता खामोश बैठेंगे सूरज जी। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि वहां के राज्यपाल को क्यों नहीं आप इस विषय को लेकर मिलते? तो मिलूंगा, राज्यपाल को भी एक मेमोरेंडम दूंगा और ये बुक अटैच करके दूंगा, क्योंकि राज्यपाल के पास विशेष अधिकार है। अगर मुख्यमंत्री वहां का कार्रवाई नहीं कर रहा है, वहां की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही, उसकी सरकारी मशीनरी कार्रवाई नहीं कर रही है, तो कम से कम वहां के गवर्नर तो इस विषय में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जी मैं तुरंत काम करूंगा सुरेश जी, मैं तुरंत काम करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये कल ही प्रकाशित हुई है, वो भी आपके चैनल के माध्यम से। तब तक हमें मोहसिन जी भी परिचय नहीं थे और आपके चैनल द्वारा हमें परिचय हुए, और इनसे हम तुरंत जितना भी डाटा हो सके वो लेकर हम यहाँ कर गवर्नर जी से भी मिलेंगे। बिल्कुल, और मैं तो यही कहूंगा कि भले ही हम जिसको भी जिस भगवान को मानने वाले हो, मोहसिन भाई अल्लाह को मानते हो, हम श्री राम को मानते हो, ये दोनों भगवानों ने हमको मिलवाया है, नहीं तो मोहसिन भाई का हमका भी कहाँ परिचय था। लेकिन मुस्लिमों ने अगर किसी को हीरो मानना चाहिए तो मोहसिन भाई जैसे व्यक्ति को मानना चाहिए, जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, जिनके 2-2 साल के बच्चों को पुलिस उठा के लेके जाती है, लेकिन जो अपना हिम्मत हौसला नहीं हारते, चैनल पर आके लाइव में बैठकर अपना नाम पता वेबसाइट बताकर इनके खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों की साथ देने की आवश्यकता है। साथ साथ में हमारे पास कई और भी जानकारियां हैं, लेकिन बचे हुए समय में हम मोहसिन भाई को कहेंगे कि कुछ और प्रकरण जो है, इसके जो और कुछ मैटर है, उनको आप संक्षिप्त में एक एक करके अगले आपके पास करीब 6-7 मिनट का समय है, उसमें बताइए मोहसिन भाई। सब मैं आपको ये बताऊंगा। ये देखिए आप, ये मलपेट का एमएलए हैं अहमद बलाला। ये मलकपेट है, इसका ये खिलवत का जो पैलेस है, मशहूर पैलेस है, उसके सामने एक वक्फ प्रॉपर्टी थी। उस वक्फ प्रॉपर्टी को इन लोगों ने ग्रैब कर लिया और हमने जब आरटीआई में डाल के हमने जब लगवाया आरटीआई, तो तब हमको जो है बड़ी तरीके से बहुत सारे जो है टॉर्चर्स करने की कोशिश की गए। लेकिन हम लोग डरने और घबराने वाले नहीं हैं। हम अरब है। जब इसी तरीके से मोहम्मद बिन उमर याफाई को भी ये लोग जो है डरा वो करने लगे, टॉर्चर करने लगे, तो उनके बच्चों के घर पे जाके अटैक करे, और जो 4 टीवी के ऊपर आके जो है ये लोग ये बताने लगे, तो ये 4 टीवी जो है ये इसी के भाई का है, ये इसके भाई के नाम का है, जो कारपोरेटर है मोहसिन बिन अहमद बलाला। तो ये बंदे को आप देखिएगा कि ये लैंड ग्रैबिंग में, ये जो है बहुत सारे मामलों में जो है इन लोगों का जो 4 टीवी है ये बहुत काम आ रहा है इनको। पुलिस को ये पता है, ऐसा नहीं है पुलिस को पता, क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस साबिका में थे AK खान, कमिश्नर ऑफ पुलिस जो साबिका में थे अनुराग शर्मा, इनको पता है कि वो लोग केबल रेगुलेशन एक्ट 1995 के तहत 2AA में वो ऑथराइज ऑफिसर है, उनको एक्शन लेना चाहिए था केबल लोकल। हमने कंप्लेन लगवाई है, वो लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को
ये चाहिए कि आज हकीकत मालूम हो गई कि तुम्हारे वोट के हक का इस्तेमाल किस तरीके से तुम्हारी जायदादों को, अल्लाह की जायदादों को लूटने के लिए हो रहा है। मुसलमानों को होना चाहिए, उस चीज का एहसास होना चाहिए। देखिए, भले ही ये चीज आपके सामने आई है तो ये तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि चोरों की जो चोरी इन लोगों ने की है वो मैं सिर्फ आपको 1% में से, उसमें से 1% बता रहा हूं। मेरे पास इतना डाटा है कि एक कमरा मेरे पास भरा हुआ डाटा है, एक कमरा। आप समझिए कि मैंने 2007 से 2014 तक यहाँ मटेरियल निकाला है। एक एक फाइल अगर आप देखेंगे तो वो कम से कम हजार पेज की फाइल आपको मिलेगी। चलिए, कुछ मुसलमानों का जो है जिस तरीके से ठग बोल के इन लोगों ने जो काम किया है, मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को ठग कर लेके, ये बोलिए। ये देखिए, ये नसर अपार्टमेंट है, हुसामुद्दारन ट्रस्ट बोलकर, उसके तहत ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी में 97 फ्लैट्स है जो गजीट नोटिफाइड कुंजे आफियत एसी घाट। मैं हैदराबाद की आवाम से ये चाहूंगा कि ये लोग देखें और मैं जो बोल रहा हूं वो हकीकत में उस बात की तस्दीक कर ले, और तस्दीक करने के बाद इनके गिरेबान सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि 1994 में एक जो गलती चार मीनार के हल्के वालों ने की थी, आज पूरे हैदराबाद के बल्कि हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान और हिंदुओं को उस चीज का हमको भुगतना पड़ रहा है। अगर उस वक्त 1994 में वो एक गलती नहीं करते तो आज ये हमारे सामने जो है हमारी करोड़ों अरबों रुपए की ये दो भाइयां तो नहीं खा सकते थे। आप देखिए, ये कुंजी आफियत एसी गार्ड में है। 97 अपार्टमेंट्स इसमें बने हुए लग्जरी, और इस अपार्टमेंट का नाम है नसर अपार्टमेंट। नसर अपार्टमेंट। और एक एक फ्लैट यहां पर 1 करोड़ के करीब है। और ये खान लतीफ मोहम्मद खान के जो बाजू में बिल्डिंग है अली मंजिल, ये भी हुसामुद्दारन ट्रस्ट के तहत है। इसको भी बेचने की कोशिश की गई थी, और इसके अंदर तो कुछ लोगों ने तो ऐसे ड्रामे अदा किए हैं, अल्लाह जो है उनको उनके ड्रामों को जो है सामने लेके आए और अपने आप को शुरफा बोलते हैं, और लोगों पे इल्जाम तराशियां करने की कोशिश की गई। अब मैं आपको क्या बताऊं, हकीकत सब सामने आ जाएगी। 5-8-621 मस्जिद आमरा आबिद पुलिस स्टेशन के बाजू में 32 मलगियां हैं। यहाँ पर वो 32 मलगियां भी इसी के तहत है, हुसामुद्दारन ट्रस्ट के तहत है। मस्जिद, जामे मस्जिद जो चार मीनार के पास है, अगर इसके बारे में आप जानेंगे तो आप वो हो जाएंगे कि वहां पे चार मीनार के इलाके में 400 साल से जो है चार मीनार डेवलप एरिया, और उसके पास की जो प्रॉपर्टी है वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उस एरिया का कभी रेट कभी कम नहीं हुआ। लेकिन 25 घरा जो है उस प्रॉपर्टी के साथ थे, सरफे खास था, और उसके साथ तकरीबन 50 से 60 मलगियां उसके साथ थे। अब उसको पलट के जामे मस्जिद शुजाइया रख दिया गया नाम, और ये असदुद्दीन को मालूम है, और ये हाउस कमेटी रिपोर्ट में इस बात का पूरा तस्करा है। बिल्कुल मोहसिन भाई, हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंत में हैं। मैं कार्यक्रम के अंत में मुझे एक एसएमएस आया है। ये एसएमएस एक पत्रकार का है, और ये पत्रकार ने मुझे कल मेरे से बहस की थी और कहा था कि तुम क्या दिखा रहे हो, ये तो इस मैटर में कोई दम नहीं है, ये नहीं है। परसों बहस की थी, लेकिन उसने कल का एपिसोड देखा। आज वो हैदराबाद जा रहा था, मुझे जस्ट एसएमएस किया कि आई एम गोइंग टू हैदराबाद, एनीथिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा था कि जस्ट किसी भी एक हैदराबाद के किसी भी व्यक्ति को ये पूछ लेना एयरपोर्ट पर उतरने से कि ओबीसी भाइयों के बारे में उसका क्या कहना है। उसने मुझे अभी अभी एसएमएस किया है, ये 8:53 पर मेरे पास आया है। उसमें वो लिखता है कि मैं एयरपोर्ट पर उतरा और एक टैक्सी में बैठा, टैक्सी वाले ने टोपी पहनी थी तो सुदर्शन का कार्यक्रम मुझे याद आया, और मैंने उसको पूछा कि भाई ओवैसी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। तो टैक्सी वाले का जवाब इन्वर्टेड कॉमा में लिख के भेजता है कि टैक्सी वाले ने कहा कि देखो, मैं इस टैक्सी का मालिक हूँ, मैं इस मैटर पे कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं मिडिल क्लास हूँ, मध्यम एज का हूँ। लेकिन इसी टैक्सी का ड्राइवर को पूछोगे तो वो ओवैसी के समर्थन में होगा, लेकिन इस टैक्सी को धोने वाले से, इसका काम करने वाले, उससे भी नीचे के तबके को पूछेंगे तो ओवैसी का फैन होगा। तो इस गाड़ी को धोने वाला उसका फैन है, इस गाड़ी को चलाने वाला उसका समर्थक है, इस गाड़ी का जो मालिक है वो इस पर खामोश है या न्यूट्रल है। और अंत में उस टैक्सी वाले ने कहा कि मेरा बच्चा
इसका दुश्मन होगा, क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहीं पर कर रहा है और उसके सारे दोस्त ओवैसी के कारण उसको आतंकवादी कहते हैं। ये मुसलमानों को दी हुई देन है ओवैसी की। मोहसिन भाई, कार्यक्रम के आखिर में भारत के मुसलमानों को अब 10 सेकंड में क्या संदेश देंगे? मोहसिन भाई। मैं हिंदुस्तान के हर मुसलमान को यही कहना चाहूँगा कि इनके बाप ने मक्का मस्जिद में खड़े होकर कुरान उठाकर कसम खाई थी कि मैं बाबरी मस्जिद के सौदे में शरीक नहीं हूँ। और मैं यही कहूँगा कि जिस वक्त मेरी उम्र बड़ी छोटी थी और मैंने भी उस कसम को यकीन किया था, लेकिन बाद में उलमाए मशाइखीन से जब मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की कसम मत खाओ। ये जामे निजामिया में जो अकबर निजामुद्दीन बैठा है, ये बड़ा चोर है। 400 एकड़ जमीन मल्लापुर की बेच के मख्ता सुल्तानपुर बेच चुका है, मांगलानी कुल्टा बेच चुका है। इसका पूरा मेरे पास डाटा है। और उलमाए मशाइख दीन ये देख लीजिए कि आज अमीर जामे निजामिया बन के कौन बैठा है और दारुसलाम बैंक का जो है चेयरमैन कौन है और उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है। अब मैं आपको ये कहूंगा कि ये लोग खुला खड़े कर कुरान उठाकर ये कहेंगे कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं और इन्होंने जो कहना है कहिए, मैं साबित कर दूंगा आपको। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कानूनी एतबार से आरटीआई में, असम्बली से, वक्फ बोर्ड से और मुख्तलिफ जगह से जहां इनका दिमाग भी नहीं जाता होगा, मैं वहां से निकाल के मेरे पास है। अगर ये कसम खा सकते हैं तो इनको बोलिए, मुसलमान तुम बोलो तुम्हारे बाप ने कसम खाई थी सौदा, क्या तुम मुलविस नहीं हो मस्जिद उमर फारूक, मस्जिद बालापुर में क्या तुम मुलविस नहीं हो? तकिया मुगल फकीर की अटैच प्रॉपर्टी की मस्जिद में शाहनवाज जहां पे प्लाटिंग किया, कि तुम्हारे हल्के में नहीं है में क्यों आज तक पेंडिंग नहीं हुई? बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा भाई आऊंगा। अभी आपके पास तो बहुत बड़ा खजाना है और वो पूरा खजाना लोगों को दिखाना है जो इसके परदादों ने लूटा हुआ है। मैं बहुत कम 10 से 5 सेकंड के लिए चलूंगा टी राजा सिंह के पास। क्या टी राजा जी, आपको लोगों ने जीतकर विधानसभा में भेजा है, आप इसके लिए अपनी विधायकी दाव पर लगाकर इसको जेल के सलाखों के पीछे डालने तक ये संघर्ष जारी रखेंगे, ऐसा वचन देंगे? मैं ये वचन देना चाहूंगा कि अब ये 5 साल में मेरे से जितना बन सके मैं उतना कार्य करूंगा और मोहसिन जी के पास जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर मैं गवर्नर से मिलूंगा, मोदी जी से भी मिलूंगा और राजनाथ सिंह जी से भी मिलूंगा और इनको जब तक मैं जेल में ना पहुंचा दूं तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। सूरज जी, ये मैं वचन देता हूं आपको। धन्यवाद। दोनों अतिथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। दोबारा तेलंगाना पुलिस और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बताता हूं कि जो खुलासा यहां पर मोहसिन भाई ने किया है, इनके जान को खतरा हमें महसूस होता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे दरिंदों की पोल खोली है जो गंदगी करने के लिए माहिर है। इसलिए उनके जान की जिम्मेवार वहां की सरकार है, उनको यथोचित सुरक्षा देनी चाहिए। आज के कार्यक्रम में हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि समय खत्म हुआ है, लेकिन इनके खिलाफ की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ओवैसी के नंगा नाच के रोज के एपिसोड को हम रोज 8 बजे आपके सामने लाइव लेके आते हैं। 8 बजे ये लाइव कार्यक्रम रात को 11 बजे पुनः प्रकाशित होता है, रात को 1 बजे होता है और सवेरे 9 बजे होता है। नए नए विषयों के साथ आपके सामने तब तक हम लेकर आते रहेंगे जब तक इन दोनों भाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।